हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदीवे और हम डिस्कस कर रहे हैं कोर्स रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन होने के बाद में फाइनली मैं बात करूँगा इक्विवेलेंस रिलेशंस की। तो किसी रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस रिलेशंस कब कहेंगे, उसकी क्या कंडीशन है कि देखिए, अगर R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसका मीनिंग आप सब लोगों को मालूम ही हो गया है कि इसका मतलब है कि ए एक नॉन एम्प्टी सेट है और R उस सेट में डिफाइंड है। दैट मीन्स हम ए के एलिमेंट का रिलेशन ए के ही एलिमेंट के साथ में चेकआउट कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ R इज अ रिलेशन from A to A. Okay, fine. Then we have to check R is an equivalence relation. So R is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. If R is all these three relation, then we will say that it is an equivalence relation. अगर इनमें से कोई एक भी रिलेशन फॉलो नहीं होता है, मतलब जैसे R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। आर अगर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए इन तीनों को फॉलो होना जरूरी है। अगर ये आर तीनों रिलेशंस को फॉलो करता है तब तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है कि आर कब रिफ्लेक्सिव होगा, कब सिमेट्रिक होगा और कब ट्रांजिटिव होगा। तो उसको भी चेकआउट कर लेते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव इफ A is related with A for every A belongs to A. A नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब एलिमेंट्स अगर अपने आप से रिलेटेड है इस R के रूल से, तब तो R रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब अगर R अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो A, उस R में होना चाहिए, A, उस R में होना चाहिए और ये ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए। मतलब जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, सो दैट ये ऑर्डर पेयर इस आर में आ जाए जो कि आर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए रिलेटेड है बी से, तब क्या बी भी रिलेटेड है ए से फॉर वही रूल से जिस रूल से ए रिलेटेड है बी से। मतलब यहाँ पे हम कर लेते हैं फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब अब यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर नहीं, ए बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आर रोस्टर फॉर्म में लिखा है उसके ऑर्डर पेयर को चेक करना है। एक ऑर्डर पेयर ले लिया मैंने और उस ऑर्डर पेयर को, जैसे ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर लिया, तो देखो क्या बी कॉमा ए भी ऑर्डर पेयर उस आर में है। अगर ये बात सभी ऑर्डर पेयर के लिए लागू होता है जो कि आर में है, तब तो आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, नहीं तो फिर आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर है बात? फाइन। तो स्टूडेंट्स ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए। अगर मान लिया जैसे ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ पे हमको ऐसे दो ऑर्डर पेयर देखना पड़ता है कि ए बी आर में है और बी सी भी आर में है। तो ये दो ऑर्डर पेयर आपको चेकआउट करना पड़ेगा। अगर आर आपने रोस्टर फॉर्म में है तो आप पहले ये दो ऑर्डर पेयर देखिए जिसमें कि एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के सेम है। अगर ये दो ऑर्डर पेयर एलिमेंट होते तब हम इसके तीसरे ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स को चेक करते हैं कि दिस गिव्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन चेक करते एक्चुअली में आर के ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए। लिखते हमें कि आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव व्हेन ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर गिव्स ए सी बिलोंग्स टू आर। लेकिन ये एक्चुअली में हम चेकआउट करते, मैं ट्रांजिटिव रिलेशन में सब कुछ बता चुका हूँ, चेकआउट करते एक्चुअली में आर के ट्रांजिटिव नहीं होने के। क्योंकि अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स आर में नहीं है तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आर ट्रांजिटिव है कि नहीं, एक्चुअली में आर ट्रांजिटिव है। हम तो ट्रांजिटिव नहीं होने की कंडीशन को चेक करते जब ऐसे दो ऑर्डर पेयर हमको वहाँ मिल जाते हैं आर में। तो और वो ऑर्डर पेयर की खासियत क्या कि इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। तब हम देखेंगे कि ये अगर एलिमेंट भी आर में है तो ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अगर तीनों रिलेशंस को फॉलो करते हैं तब तो कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात भी क्लियर हो गई, कोई इशू नहीं है। अब एक एग्जांपल्स को देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट कंसीडर करिए कि लेट आर इज अ रिलेशन, मतलब सच दैट, अब ये रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आर इज अ सेट
ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट x, y, समझ में आ गया, such that this x and y is coming from the set A where A is 1 2 3 4 and 5, ये एक सेट है और ये रूल कौन सा फॉलो करता है कि इस ऑर्डर पेयर में इन दोनों का सम 5 आना चाहिए, ये रूल हो गया, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आर सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड होके ऑलरेडी आ चुका है, रूल भी आपके पास में है। तो इसको हमको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे आर को, तो आर कैसे आएगा, देखो 1 और फिर यहाँ से कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा लो जिसका सम इसके साथ में 5 आ जाए, तो 1 4, फिर वैसे ही 2 3, वैसे ही 3 2 और वैसे ही 4 1, इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि यही ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स ऐसे हैं कि इनके एक्स और वाई को जोड़ते हैं तो आपको 5 मिल जाता है। तो रूल फॉलो कर दिया, आर मिल गया, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस आर को चेक करना है कि ये आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, करेक्ट है। इन सबको चेकआउट करना है। ये एक प्रकार से 4 ऑप्शंस हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो मल्टीपल वेराइटी क्वेश्चंस में आपको हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट मिले, मतलब ये हो सकता है रिलेशन पूरे ही हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और इक्विवेलेंस हो, कोई दो हो कोई दो ना हो, लाइक दैट। गॉट द पॉइंट, फाइन। अब आप चेक करते पहले रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए 1 1 का होना जरूरी है, 1 1 नहीं है, 2 2 का होना जरूरी है, 2 2 नहीं है, आगे को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियरली आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रीजन 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर या 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, लाइक दैट, करेक्ट है। तो ये आपका रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या है कि 1,4 आर में है, ठीक है, 4,1 भी आर में है, देख लो 1,4 है, इसको पकड़ो पहले, एक को पकड़ो, 1,4 तो 4,1, 2,3 तो 3,2, 3,2 तो 2,3, 4,1 तो 1,4। सभी ऑर्डर पेयर के लिए ये बात लागू होती है कि अगर ये ऑर्डर पेयर है यहाँ पर तो फिर इसका जो रिवर्स ऑर्डर पेयर है वो भी इस आर में है। तो इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अच्छा साहब, तो यहाँ पे अभी तक के ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, करेक्ट है कि नहीं। आर रिफ्लेक्सिव नहीं, सॉरी, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है कि आर सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे 2 ऑर्डर पेयर एलिमेंट चेकआउट करना पड़ेगा जिनमें सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो देखो जरा ऑर्डर पेयर एलिमेंट, 2 ऐसे ऑर्डर पेयर ले लीजिए। हाँ, तो 1,4 दिख रहा है आपको और 4,1 दिख रहा है क्या, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर दिखा आपको 1,4 बिलोंग्स टू आर, दूसरा ऑर्डर पेयर 4,1 बिलोंग्स टू आर, बट 1,1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर। बस यहीं से एक बात बोल सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है और इसीलिए आर इक्विवेलेंस भी नहीं है, इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। तो इसका मतलब आर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है, न तो ये रिफ्लेक्सिव है, न तो ये ट्रांजिटिव है, न तो ये इक्विवेलेंस है, ओनली ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए अब सेकंड एग्जांपल को चेकआउट करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है। इसमें आपको ट्रांजिटिव रिलेशंस को चेक करने में थोड़ी मशक्कत आएगी, लेकिन ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है और अब हम चेक करके देखेंगे कि कैसे ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी आर डिफाइन होकर रोस्टर फॉर्म में आ चुका है। आर में इस प्रकार के एलिमेंट है 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 एंड 3 6, ठीक है, जो कि रिलेशन डिफाइन है इस सेट में 3, 6, 9, 12 में। तो चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंट। देखो सबसे आसान चेक करना होगा आपके रिफ्लेक्सिविटी को, क्योंकि यहाँ पे 3 6 9 और 12 है, तो 3 3 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, 9 9 होना चाहिए, 12 12 होना चाहिए आर में, तब तो आर रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है, बहुत आसानी से आप रिफ्लेक्सिविटी चेक कर सकते हो। 3 3 6 6 9 9 12 12 करेक्ट है। तो पहला आर आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरे में आते हैं, हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो एक एक ऑर्डर पेयर को लेना, एक एक ऑर्डर पेयर को, ठीक है। 3 3 का उल्टा 3 3 है, 6 6 का ओके कोई इशू नहीं, 9 9 12 तक तो कोई इशू नहीं। अब आते हैं यहाँ 6 12, तो 6 12 होने के बाद में 12 6 होना चाहिए, 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 नहीं है तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये भी चेक हो गया। अब आते हैं मेनली ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव चेक करने में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं कैसे। तो देखिए कोई ऐसे 2 एलिमेंट्स ले लीजिए, तो हम क्या करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले से स्टार्ट किया, यहाँ लिखता हूँ अभी, तो 3 से स्टार्ट किया, तो फिर इससे 3 से स्टार्ट होने वाले अब कितने एलिमेंट्स हैं, तो 3 से स्टार्ट होने वाले में 3 9 है, एक हो गया, फिर 3 12 है, दूसरा हो गया, और फिर 3 6 है, तीसरा हो गया। जस्ट फर्स्ट को पकड़ा और उसके बाद में वो जहाँ एंड हो रहा था वहाँ से स्टार्ट होने वाले ये नंबर है। तो यहाँ से मुझे 3 9 आना चाहिए, यहाँ से मुझे 3 12 आना चाहिए, ये 3 और ये 12 3 12 होना चाहिए, और यहाँ से ये 3 और ये 6, तो ये 3 6 करेक्ट है। तो 3 9 ऑलरेडी है, 3 12 ऑलरेडी है, यही एलिमेंट आ गया, यही एलिमेंट आ गया, 3 6 यही एलिमेंट आ गया, तो यहाँ तक के तो कोई इशू नहीं है। अब आते हैं 6 6 के ऊपर, 6 6 को पकड़ो और फिर 6 से स्टार्ट होने वाले दूसरे एलिमेंट्स को देखो। 6 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट एक ही है, 6 12 6 12 है, तो यहाँ से ये वापस 6 12 आ जाएगा, 6 12 ऑलरेडी है, अभी तक कोई भी इशू नहीं है ट्रांजिटिविटी में, ठीक है। अब आते हैं 6 6 हो गया, 9 9 पे आते हैं, तो 9 9 फिर 9 से स्टार्ट होने वाला देखो, 9 से स्टार्ट होने वाला कोई भी दूसरा ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है ट्रांजिटिविटी की। क्लियर है क्या पॉइंट, क्लियर, क्योंकि 2 ऑर्डर पेयर होना जरूरी है, तभी हम आगे बात करेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है होने की कंडीशन को चेक करने के लिए कि ये कोई इशू नहीं। ओके, 9 9 खत्म हो गया, 12 12 में आते हैं, 12 से स्टार्ट होने वाले में भी कोई इशू नहीं है, 12 12 वाले में कोई नहीं है, खत्म हो गया बात। अब आते हैं यहाँ पर 6 12, 6 12 में आएंगे, तो फिर अब 12 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 6 12, 12 से स्टार्ट होने वाला एक ही है, दैट इज 12 12, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वापस मिलेगा आपको 6 12, तो 6 12 तो ऑलरेडी है, इसमें कोई इशू नहीं हो गया। अब आते हैं 3 9 पे, यहाँ लिखता हूँ 3 9, और फिर अब 9 से स्टार्ट होने वाला, 9 से स्टार्ट होने वाला 9 9 है, 9 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है, तो वापस से ये 3 9 आएगा। कुछ समझ में आया, हाँ 3 9 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। हम कहाँ तक पहुँच गए, 3 9 तक हो गए। अब आते 3 12 पे, 3 12 हो गया, और यहाँ से 12 से स्टार्ट होने वाला 12 12 ही है, एक ही है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो वापस से 3 12 ही होगा, 3 12 ऑलरेडी है, कोई इशू नहीं है। कहाँ तक पहुँच गया हम, 3 12 तक पहुँच गया, और अब फाइनली आ गए 3 6 में, तो 3 6 6 से स्टार्ट होने वाले 6 12 है, और 6 6 है, 2 है, करेक्ट है, ठीक है साहब। तो यहाँ से देखेंगे तो 3 12 होगा, 3 12 है क्या, 3 12 है, 3 12 है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से आते 3 6, और ये 6 6 है, तो ये वापस 3 6 ही होगा, 3 6 तो ऑलरेडी है। तो आपने अब सारे एलिमेंट्स के हिसाब से 2 2 ऑर्डर पेयर को लेते हुए चेक कर लिया है, और ये चेक करने के बाद में आपको पता चला कि आर जो है वो ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन नॉट सिमेट्रिक है, इसीलिए नॉट इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप दैट ट्रांजिटिविटी को चेक करने की पूरी कंडीशंस आपको क्लियर हो चुकी है, क्लियर है। चलिए अब मैं वैसे प्रॉब्लम्स करूंगा जो कि आपको बोर्ड्स में किसी को लिखना पड़ता है। अभी तक क्या होता था कि सेट जो है ना एक फाइनाइट सेट होता था जिसमें कि आर डिफाइंड हो रहा था। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर आपने जो आर है रिलेशन, वो भी देखा कि जब हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते तो उसमें बहुत कम एलिमेंट्स हो जाते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा एलिमेंट्स वाला आर है, तो चेक करने में हमको परेशानी की। अब मैं ऐसे सेट को लूँगा जो इन्फिनाइट होंगे और जिसमें आर डिफाइंड होगा, तो ये आपके कंप्लीटली बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड होगा। तो वो तो वर्बली आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसको लिखना भी कैसे, जैसे बोर्ड के एग्जाम में, खास करके सीबीएसई की 12th के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको कैसे लिखेंगे, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। जो आगे के 2 प्रॉब्लम्स है वो बोर्ड के प्रॉब्लम्स है, करेक्ट है। अब देखना क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, और आपको वर्बली तो समझ में आ जाएगा, लिखने का तरीका कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कि आपके पास में दिया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन ऑन जेड सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर तो इन्फिनाइट सेट है, तो आर को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया, फाइन।
लेकिन आर डिफाइन कैसे हुआ है कि इसमें वही ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स आएंगे जिसमें कि x माइनस वाई जो है वो इंटीजर है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर आना चाहिए, तभी वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट x कामा वाई इस आर में है। तो अब सभी के सभी ऑर्डर पेयर आप रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सच एन ऑर्डर पेयर जो इस रूल को फॉलो करते वो है, तो आप रोस्टर फॉर्म में लिखना मुमकिन नहीं है। तो अब आपको आपका जो बेसिक नॉलेज है वही काम आएगा, और वो कैसे काम आएगा वो बताता हूँ मैं। देखिए अब इसको शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लिखो रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी को हम चेक कर रहे हैं, तो अब रिफ्लेक्सिविटी को चेक करने के लिए आपको अपना नॉलेज काम आएगा। रिफ्लेक्सिविटी तभी होता है, देखो जेड एक इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो कोई भी इंटीजर अपने आप से इस रूल से अगर रिलेटेड है, इस रूल से अपने आप से रिलेशन में आ रहा है, तब तो ये इस आर में आ जाएगा। तो अब आपको कॉमन सेंस लगा देना है कि रूल क्या बोलता है कि x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर आर में आएगा जब x माइनस वाई इंटीजर होगा। तो x और y का रिलेशन ये है, तो x का अपने आप से अगर रिलेशन ढूंढेंगे तो x कॉमा x का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कब, जब x माइनस एक्स इंटीजर होगा। तो बताइए x माइनस एक्स क्या आएगा, कोई भी एक इंटीजर ले लीजिए और उसको उसी में से सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अब 0 को देखना है क्या वो इंटीजर है, क्योंकि रूल ये है कि उनका सब्ट्रैक्शन इंटीजर आना चाहिए। तो क्या वो इंटीजर आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 एक इंटीजर है, यस ऑफकोर्स। तो किसी भी नंबर को अपने आप से सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा जो कि इंटीजर है। तो जेड में जितने भी इंटीजर्स है उन सबके लिए ये रूल लागू होता है, मतलब आर ये जो कि एक इन्फिनाइट सेट के ऊपर डिफाइंड है, लेकिन फिर भी विदाउट राइटिंग द आर इन रोस्टर फॉर्म वी कैन स्टिल से दैट द आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो आर इज रिफ्लेक्सिव एज x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर एज x माइनस एक्स इक्वल टू 0 विच इज इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। ये जरूरी लिखना, ये जरूरी है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। ये हो गया पहली कंडीशन। लिखने का तरीका समझ में आया, एज x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r एज x माइनस एक्स इक्वल टू 0 विच इज एन इंटीजर एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। चलिए अब सिमेट्रिक में आते हैं। तो सिमेट्रिक को कैसे स्टार्ट करेंगे, सिमेट्रिक को आप क्या करेंगे, लेट एक 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 ऑर्डर पेयर ले लीजिए, एक ऑर्डर पेयर x कॉमा वाई आर में है, यहाँ से स्टार्ट करिए। और अब देखिए कि अगर कोई भी एक आर्बिट्री ऑर्डर पेयर मैंने लिया है, जनरल ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स लिया है जो x कॉमा वाई आर में, अब देखना है अलजेब्रिकली कि y कॉमा एक्स इस आर में है क्या, y कॉमा एक्स इस आर में है क्या, कैसे चेक करेंगे, अलजेब्रिकली। सिंस x कॉमा वाई आर में है तो यहाँ से मुझे ये बताएगा कि ये ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो इस रूल को फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो अब क्या मैं अपने नॉलेज से ऐसा लिख सकता हूँ कि y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा, लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर x माइनस वाई पॉजिटिव इंटीजर है तो y माइनस एक्स एक नेगेटिव इंटीजर होगा, या x माइनस वाई नेगेटिव इंटीजर होगा तो y माइनस एक्स पॉजिटिव इंटीजर होगा, ओवरऑल इंटीजर तो होगा। तो इसका मतलब ये इंटीजर है, तो इसका मतलब इससे जो ऑर्डर पेयर बनेगा y कॉमा एक्स वो आर में होगा। अलजेब्रिकली हमने यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ एंड किया, x कॉमा वाई आर में है, ये जनरल मैंने मान लिया, और फिर इस अलजेब्रिकली ये बता दिया कि y कॉमा एक्स भी आर में है, तो इसका मतलब r इज सिमेट्रिक रिलेशन, r एक सिमेट्रिक रिलेशन है। आगे क्या बात समझ में, फाइन। और अब मैं आता हूँ तीसरी कंडीशन के ऊपर जो कि आपकी ट्रांजिटिविटी के लिए है। तो ट्रांजिटिविटी रिलेशंस को कैसे चेकआउट करेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे उसको भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशंस को लिखने का तरीका, अब आ गया ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो ऑर्डर पेयर से स्टार्ट करो, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यहाँ से स्टार्ट करो। लेट, यार देखो मैंने क्या लिखा, लेट कि सपोज यहाँ पे दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स है, जब ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे तभी हम चेकआउट करेंगे कि आर ट्रांजिटिव तो नहीं है। अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स नहीं है तब तो आर ट्रांजिटिव हो जाता है, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन ऐसे दो ऑर्डर पेयर सपोज करो मैंने मान लिया, और फिर हमने अलजेब्रा अप्लाई किया और चेक किया कि क्या उसमें x कॉमा जेड भी है,
वो चेक करेंगे। तो देखो अगर ये x कॉमा वाई आर में है तो इस रूल को फॉलो करता है, मतलब x माइनस वाई इंटीजर, y माइनस जेड, सॉरी x माइनस वाई इंटीजर, y माइनस जेड भी इंटीजर होगा, करेक्ट है। अब मुझे जो निकालना है, क्योंकि x कॉमा वाई आर में, y कॉमा जेड आर में है, तो x कॉमा जेड की बात करूंगा आर में है कि नहीं। x कॉमा जेड को आर में होने के लिए x माइनस जेड इंटीजर आना चाहिए। अब आप देखिए कि x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर, तो इनमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर दूं कि जिससे मुझे x माइनस जेड मिले। x माइनस जेड लाने के लिए मुझे x माइनस वाई को प्लस करना पड़ेगा y माइनस जेड से, तो ये मुझे मिलेगा x माइनस जेड, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ से आते हैं, ये इंटीजर है, इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है। इन दोनों इंटीजर को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। जब दो इंटीजर को प्लस करते हैं तो वापस से क्या मिलता है, इंटीजर, मतलब x माइनस जेड क्या है, इंटीजर है। अगर x माइनस जेड इंटीजर है तो यहाँ से मुझे x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r मिल गया, और इसीलिए ये चूंकि आर्बिट्री x कॉमा वाई और y कॉमा जेड है, और उससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r है, सो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। अगर r ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब r आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, और हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इन दैट वे यू कैन राइट डाउन in board examination how to show that the given relation is an equivalence relation, करेक्ट है। अगर एंट्रेंस एग्जाम्स की है तो वो तो आपको चेक करना पड़ेगा वहीं पे वर्बली कैसे भी, लेकिन लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो ये है क्वेश्चन, करेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, इसके साथ में एक और सपोर्टिंग क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा बना के देता हूँ 5 मिनट्स का, ठीक है, फाइन।